हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस .com में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर 2 जिसका नाम है राजा किसान और नगर। उसी चैप्टर में हम लोगों का कुछ बाकी रह गया था, जैसे कि खरोष्टी लिपि के बारे में, फिर आपका नेपोलियन के बारे में, जैसे कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को क्यों कहा जाता है उसके बारे में भी, और कुछ इंपॉर्टेंट जैसे कि अभिलेख के बारे में। ठीक है, अभिलेख क्या होता है, अभिलेख जैसे कि जिसके बारे में हम लोगों को पूरा इतिहास जो मिलता है वो अभिलेख में मिलता है। अभिलेख आखिर होता है क्या है, और दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम जैसे कि कौन सा ईयर, कौन सा साल को, कौन सा वर्ष को क्या क्या हुआ था, तो ये कुछ बाकी रह गया था। छोटा टॉपिक है आज का वीडियो में। ठीक है, और आज आपका चैप्टर 2 जो है कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक बने रहे। और एक चीज सजेस्ट करूंगा, अगर आप लोग पार्ट 1 पार्ट 2 को नहीं देखे तो प्लीज पहले जाकर उसको देखें, उसके बाद इसको देखें, आपको पढ़ने में और ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, आपको उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट पे उसको वो वीडियो जो है आपको मिल जाएगा। चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। आपको कॉपी कलम लेकर के बैठा, और इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, जो बोलूंगा उसको नोट करना है। देखिए, खरोष्टी लिपि काफी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर नोट करना है। देखिए, पश्चिम उत्तर के अभिलेखों में खरोष्टी लिपि का इस्तेमाल किया गया है। कहां पर? पश्चिम उत्तर के अभिलेखों में खरोष्टी लिपि का इस्तेमाल किया गया है। हिंद यूनानी राजाओं के नाम सिक्कों में यूनानी और खरोष्टी लिपि में लिखे गए। हिंद और यूनानी राजाओं के नाम जो है वो सिक्कों में लिखा गया है, यूनानी और खरोष्टी लिपि में। ठीक है, तो खरोष्टी लिपि का मतलब समझ में आ गया आपको कि पश्चिम उत्तर में सबसे ज्यादा प्रयोग जो है वो खरोष्टी लिपि का किया गया है, और हिंद यूनानी राजाओं के नाम जो है वो सिक्कों में यूनानी और खरोष्टी दोनों में लिखा हुआ है। अब अशोक के नाम बहुत सारे अभिलेखों में मिलता है, ठीक है, जिसमें उनकी उपाधियां भी मिली है। जो बच्चे नहीं देखे पार्ट 1 पार्ट 2 को देखेंगे। अभिलेख का मतलब क्या होता है? रिकॉर्ड। जैसे कि हम लोग म्यूजिक रिकॉर्ड करते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, उसी तरीके से उस समय लिख करके रिकॉर्ड होता था, यानी लिखता था, उसी को हम लोग रिकॉर्ड बोलेंगे या फिर अभिलेख बोलेंगे। ठीक है, तो अभिलेख में मिलता है जिसमें उनकी उपाधियां भी लिखी है। इन अभिलेख का परीक्षण करने के बाद विषय शैली भाषा में समानता का पता चला, और ये अभिलेख का परीक्षण करने के बाद, जांच करने के बाद हम लोगों को पता चला शैली, भाषा, ये सभी में समानता पता चला। ठीक है, और अशोक का नाम जो है बहुत सारे अभिलेखों में मिलता है। अब इस बात पर अभिलेख शास्त्री यह निष्कर्ष निकाला कि इन अभिलेखों को एक ही शासक ने बनवाया है। ठीक है, और ये सभी हर जगह जो समानता वगैरह मिला, हर जगह सेम टू सेम मिला, तो इस बात पर अभिलेख जो कि ये अभिलेख शास्त्री जो था वो एक ही निष्कर्ष निकाला कि नहीं, इन अभिलेखों को जो बनाने वाला होगा कोई एक ही आदमी होगा। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देख लीजिए, अभिलेख शास्त्रियों ने प्रतिवेदक, यानी कि यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, प्रतिनिधि यानी कि पेटिशनर शब्द का इस्तेमाल संवाददाता यानी कि रिपोर्टर के अर्थ में किया था। ठीक है, तो अभिलेख जो है, अभिलेख शास्त्रियों ने प्रतिवेदक, ये जो प्रतिवेदक वर्ड है इसका इस्तेमाल किसके लिए किया था? रिपोर्टर के लिए, यानी कि संवाददाता के अर्थ में किया था। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब यहाँ पर दोस्तों बात कीजिए अभिलेख की सीमा, यानी कि जो अभिलेख है तो इसकी सीमा कहां तक है, रिकॉर्ड लिमिट कहां तक है, इस चीज को देखिए। सबसे पहला पॉइंट है आपका तकनीकी की सीमा, मतलब अभिलेख में अक्षरों को हल्के रंग से लिखा गया है जिसे पढ़ने में बहुत मुश्किल होती है। अब क्या पता वो हल्के रंग में लिखा गया हो या फिर बहुत दिनों बाद वो थोड़ा बहुत, जैसे कि हम लोग कॉपी कलम में भी थोड़ा बहुत लिखते हैं तो वो क्या होता है, थोड़ा सा लगता है, मतलब कि इधर उधर हो जाता है। ठीक है, डी कलरफुल हो जाता है। तो अभिलेख में जो अक्षरों को हल्के रंग से लिखा गया है, या फिर हो सकता है बहुत गहरे रंग में लिखा हुआ, लेकिन वो अभी पढ़ने में बहुत ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि अभी बहुत हल्का दिखाई देता है। ठीक है, दूसरा है आपका अभिलेख नष्ट भी हो सकते हैं क्योंकि बहुत कमजोर होते हैं। अब बहुत पहले का, कई हजार साल पहले, कई सौ साल पहले का कागज है, तो वो हो सकता है कि बहुत कमजोर है, जिसके कारण ये नष्ट भी हो सकता है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट पर बात करते हैं। अभिलेख में लिखे शब्द का वास्तविक ज्ञान यानी कि अर्थ निकालना हमेशा आसान नहीं है, और अभिलेख में जो लिखा हुआ है उस शब्द का ज्ञान, जैसे कि हम लोग जानते भी हड़प्पा सभ्यता में अभी भी बहुत कुछ है जो कि हम लोग नहीं समझ पाए हैं। तो अभिलेख में जितना भी वर्ड वगैरह लिखा हुआ रहता है, तो वास्तविक ज्ञान या फिर अर्थ, एक तो वास्तविक वर्ड यूज किया गया, ध्यान देंगे, यानी कि रियल, जो वो कहना है, हम लोग अनुमान लगा के बहुत चीज बताते हैं। ठीक है, हो सकता है इस पॉइंट को उस पॉइंट को जोड़ करके अनुमान लगा लेते हैं, लेकिन वास्तविक ज्ञान जो है वो निकालना बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। ठीक है, अब चौथा पॉइंट है आपका, अभिलेख से अक्षरों का लुप्त होने की संभावना होती है। लुप्त मतलब खत्म होने की, तो अभिलेख से जो अक्षरों का लुप्त होने की संभावना होती है, जिससे अर्थ निकलना असंभव सा हो जाता है। और अभिलेख से अगर बीच में जैसे कि पूरा एक सेंटेंस लिखा हुआ है, अब वहां पर अगर ये संभावना ही वर्ड नहीं रहता है, फिर ये लुप्त ही वर्ड नहीं रहेगा, तो आपको इस सेंटेंस का मीनिंग पता चलेगा? नहीं चलेगा। तो उसी तरीके से अभिलेख में भी सेंटेंस तो है, लेकिन कोई कोई शब्द जो है वो लुप्त हो गया, या फिर कोई अक्षर लुप्त हो गया, नष्ट हो गया, ठीक है, जिससे कि उसका मीनिंग निकालना असंभव सा हो जाता है। अब पांचवा पॉइंट है आपका, प्रजा के जीवन के बारे में, उनके दुख सुख के बारे में उल्लेख अभिलेख में नहीं दिया गया है। और प्रजा का जीवन कैसा था, उसका दुख और सुख के बारे में उल्लेख, यानी कि ज्यादा जो है अभिलेख में नहीं दिया गया है। ज्यादा अभिलेख में किसके बारे में दिया गया है, या तो राजा के बारे में या फिर प्रभावशाली लोग के बारे में। ठीक है, क्योंकि वो लोग पैसे वाले होते थे, राजा तो राजा ही था, और प्रभावशाली लोग जमींदार पैसे वाले होते थे, तो वो लोग जो है अभिलेख वगैरह शायद बनवाए होंगे, और वो लोग अपने बारे में सिर्फ जिक्र किया है, और ज्यादा जनता के बारे में, प्रजा के बारे में वो लोग जिक्र नहीं किया है। अब छठा पॉइंट पर देखेंगे, यहाँ पर खेती की दैनिक प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया है, और खेती की जो दैनिक प्रक्रिया है उसका उल्लेख नहीं किया गया है। अब जी पॉइंट देखिए आप लोग, अभिलेख हमेशा उन्हीं की बात भाषा बोलते हैं जो उन्हें बनवाए थे, अर्थात राजा या फिर प्रभावशाली। जो कि मैंने अभी आपको बताया कि अभिलेख में सिर्फ उसी की बात कही गई है जो कि उसको बनवाया था, जैसे कि उसको एक राजा बनवाया था या फिर कोई प्रभावशाली लोग बनवाया होगा, तो हमें सिर्फ उसी के बारे में जानने को मिलता है।
प्रजा के बारे में, खेती के बारे में, दैनिक जीवन के बारे में एक भी वर्ड नहीं मिलता है। एक भी वर्ड मिलता है लेकिन बहुत कम मिलता है, मतलब ठीक है, पूर्ण रूप से नहीं। जैसे कि यहाँ पर देखिए उल्लेख जो है पूर्ण रूप से नहीं मिलता है, थोड़ा बहुत मिला है, तभी तो हम लोग को पता चला है। अब यहाँ पर अगर आगे देखेंगे आप तो राजनीतिक और आर्थिक गतिविधि का पूर्ण ज्ञान अभिलेख बयान नहीं करती है। और राजनीतिक हो गया और आर्थिक गतिविधि, यानी कि वहां राजनीति क्या थी, आर्थिक गतिविधि कैसे थी, इसका पूर्ण रूप से हम लोगों को ज्ञान नहीं मिलता। अभिलेख जो है पूर्ण रूप से हम लोगों को नहीं बताता है इसके बारे में, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे समुद्रगुप्त के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले इसको आप नोट कर लीजिएगा। अभिलेख की सीमा, इस चीज को देखिए, दिमाग में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है यार, ठीक है, बहुत ईजी है, प्लीज आप लोग दिमाग में रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। ये ध्यान से आप लोग देखेंगे, देखिए समुद्रगुप्त जो है वो एक बार 335 में राज किया था, उसके बाद 350 से लेकर के 380 तक, ठीक है। सबसे पहले 335, उसके बाद फिर से 350 से लेकर के 380 तक। ये गुप्त राजवंश के चौथे राजा थे। सबसे पहला पॉइंट, ये गुप्त राजवंश के चौथे राजा और चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे एवं पाटलिपुत्र उनके साम्राज्य की राजधानी थी। तो 4-5 क्वेश्चन यहीं पे आपका सॉल्व हो गया। सबसे पहला भाई, ये गुप्त राजवंश के चौथे राजा थे, चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे और पाटलिपुत्र जो है उनके साम्राज्य की राजधानी थी, ठीक है। और शासन कब से कब तक किया था, तो 350 से लेकर के 380 और एक बार 335 में। अब यहाँ पर वे वैश्विक इतिहास में सबसे बड़े और सफल सेनानायक एवं सम्राट थे। वे वैश्विक इतिहास में, यानी कि पुराने जो इतिहास है, दुनिया का इतिहास जो है, उसमें कहा जा रहा है कि ये सबसे सफल सेनानायक और सम्राट माने जाते थे। उनका शासनकाल भारत के लिए स्वर्ण युग की शुरुआत कही जाती है। स्वर्ण युग की, समझ रहे हैं, उनका जो शासनकाल है भारत के लिए स्वर्ण युग की शुरुआत कही जाती है। समुद्रगुप्त को गुप्त राजवंश का महानतम राजा माना जाता है। वे एक उदार शासक, वीर योद्धा और कला के संरक्षक थे, ठीक है। समुद्रगुप्त को गुप्त राजवंश का महानतम राजा माना जाता है और वो एक उदार शासक थे, वीर योद्धा थे और कला के संरक्षक थे। उनका नाम समुद्र की चर्चा करते हुए अपने विजय अभियान द्वारा अधिगृहित शीर्ष होने के लिए लिया जाता है। उसका नाम जो है वो समुद्र की चर्चा करते हुए अपने विजय अभियान के द्वारा अधिगृहित शीर्ष होने के लिए किया जाता है, जिसका अर्थ होता है महासागर। समुद्रगुप्त के कई अग्रज भाई थे, उसका जो है कई भाई था, फिर भी उनके पिता के समुद्रगुप्त की प्रतिभा जो है देखकर उन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। तो समुद्रगुप्त का जो बहुत सारे कई भाई थे, टोटल शायद 4 भाई थे, तो उसमें भी शायद मैं बोल रहा हूं, मुझे कंफर्म मालूम नहीं है, ठीक है। तो समुद्रगुप्त के भी बहुत सारे भाई थे, शायद उसमें से जो उत्तराधिकारी वो समुद्रगुप्त बनाया गया था। क्यों? क्योंकि इसलिए कुछ का कहना है, कुछ इतिहासकार का कहना है, मानना है कि चंद्रगुप्त की जो मृत्यु के बाद, चंद्रगुप्त कौन था, इसका पिताजी था, ठीक है। तो चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष हुआ, जिसमें समुद्रगुप्त यानी कि समुद्रगुप्त जो है एक प्रबल दावेदार बन सके और बनकर उभरे। कहा जाता है कि समुद्रगुप्त ने शासन पाने के लिए अपने प्रतिद्वंदी, क्या लिखा हुआ, प्रतिद्वंदी अंग्रेज राजकुमार काशा को हरा दिया था, ठीक है। प्रतिद्वंदी अंग्रेज राजकुमार को हरा दिया था और समुद्रगुप्त का जो नाम है वो सम्राट अशोक के साथ जोड़ा जाता रहा। उसके बाद हालांकि वे दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न थे, एक अपने विजय अभियान के लिए जाने जाते थे और दूसरे अपने धून के लिए जाने जाते थे, ठीक है। पहला अपना विजय अभियान के लिए और दूसरा जो है धून के लिए जाने जाते थे। तो समुद्रगुप्त का कोई भाई था और समुद्रगुप्त जो उत्तराधिकारी था, ठीक है, वो अपना भाई वगैरह से ये किया और ये जो अपना जब ये किया, मतलब कि क्या नाम है उसका, समुद्रगुप्त नाम है। तो समुद्रगुप्त शासन पाने के लिए जो है प्रतिद्वंदी अंग्रेज राजकुमार काशा को हरा दिया। क्या नाम था उसका, अग्रज राजकुमार उसका नाम था, उसको हरा दिया गया और समुद्रगुप्त का नाम जो है वो सम्राट अशोक के साथ जोड़ दिया गया। अब हम लोगों को इसके बारे में नहीं देखना, हम लोगों को एक मेन पॉइंट के बारे में देखना है कि भाई भारत का जो नेपोलियन है वो सम्राट समुद्रगुप्त को क्यों कहा जाता है, आखिर भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है उसको, आखिर ये नेपोलियन पहले कौन था, इसको समझते हैं। देखिए, नेपोलियन को इतिहास में एक सफल योद्धा के रूप में माना जाता है, जिसने पूरी दुनिया पर विजय हासिल करने की जिज्ञासा रखी थी। नेपोलियन ने अपने रणनीति से कई सारे युद्ध लड़े, ठीक है। नेपोलियन के बारे में पहले समझते हैं, तभी हम लोग को समझ आएगा कि आखिर समुद्रगुप्त में इसमें क्या मिलता है जो समुद्रगुप्त को भी नेपोलियन कहा जाता है। तो देखिए, नेपोलियन जो है इतिहास में एक सफल योद्धा के रूप में माना जाता है, जिसने पूरी दुनिया पर विजय हासिल करने की एक जिज्ञासा थी। नेपोलियन ने अपने रणनीति से कई सारे युद्ध लड़े और जीते थे, लेकिन नेपोलियन सिर्फ एक सेनापति मात्र था, ठीक है, एक सिर्फ सेनापति ही था। लेकिन भारत में एक ऐसे सम्राट का शासन था जिन्होंने अपने शासनकाल में पूरे भारत के साथ विदेशी तक अपने राज्य को फैलाया था। इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। अब यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों कि भारत का नेपोलियन, जो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन था कि भाई भारत का नेपोलियन सम्राट समुद्रगुप्त को क्यों कहा जाता है, अब यहाँ पर इसका आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए, इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने समुद्रगुप्त की भारत को नेपोलियन का रूप देने में व्याख्या किया। किसने किया? इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने समुद्रगुप्त की भारत का नेपोलियन के रूप में व्याख्या की, क्योंकि समुद्रगुप्त ने अपने शासनकाल में गुप्त साम्राज्य की सीमाएं चारों दिशाओं में पूरे भारत के साथ
विदेशी देशों तक फैला दी थी। उन्होंने अपने जीवन काल में सारे युद्ध बहादुरी से लड़े और बुद्धिमत्ता से जीत हासिल की थी, इसलिए यहाँ पर समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल नेपोलियन की जैसा उसका इतिहास वगैरह मिलता था, इसलिए उसको भारत का नेपोलियन कहा गया। अब यहाँ पर हो गया आपका ये खत्म, काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर एक देख लीजिएगा आप लोग प्रमुख घटनाक्रम। वैसे तो प्रमुख घटनाक्रम बहुत सारा है, लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा उसको मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, फिर से दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो प्लीज पार्ट 1 को पहले देख लीजिएगा, उसके बाद पार्ट 2 को देख लीजिएगा। सभी वीडियो का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, ठीक है, या फिर प्लेलिस्ट पे। उसको देखने के बाद इसको अगर ये देख ले तो कोई बात नहीं, देख लीजिए, उसके बाद उसको देखिएगा दोस्तों, आपको बहुत मजा आएगा। पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा अगर आप लोग थ्योरी वाला वीडियो देख लेते हैं तो। इसके बाद आपको जो क्वेश्चन आंसर का वीडियो, ऑब्जेक्टिव हो गया, एमसीक्यू जिसको हम लोग बोलते हैं, और सब्जेक्टिव में लघु और दीर्घ क्वेश्चन का जो वीडियो का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन पे, या फिर आपको प्ले लिस्ट पे मिल जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं। प्रमुख घटना और बिंदु, इसको नोट करिएगा। सबसे पहला है 712 ईस्वी में अरबों की सिंध पर विजय हुई। ठीक है, सबसे पहला क्या है, 712 ईस्वी में अरबों की सिंध में विजय हुई थी। फिर अगर आप लोग दूसरा यहाँ पर देखेंगे, लगभग 712 ईस्वी में अरबों की सिंध पर विजय हुई। लगभग 320 ईस्वी में गुप्त शासन की शुरुआत हुई। लगभग 335 से 375 ईस्वी में समुद्रगुप्त आए, ये इंपॉर्टेंट है आपका, इसको ध्यान में रखिएगा। फिर 185 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। 500 से 400 ईसा पूर्व में मगध शासक सत्ता में पकड़ बनाई, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। 327 से 325 ईसा पूर्व में सिकंदर का आक्रमण हुआ, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। 1784 इसमें बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का गठन हुआ। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1810 ईस्वी में कोलिन मैकेंजी ने संस्कृत तथा तमिल भाषा में लगभग 8000 अभिलेखों को इकट्ठा किया था। 1838 ईस्वी में प्रिंसेप ने अपने ब्राह्मी लिपि का अशोक का लिपि का मतलब निकाला, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1877 ईस्वी में कनिंघम ने अशोक के अभिलेख का एक अंश को जारी किया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग यहाँ पर सभी को पॉइंट को देख लीजिए कि सबसे पहला है भाई आपका समुद्रगुप्त, ठीक है, जिसके बारे में लोग पढ़े तो ये 335 से 375 ईस्वी में समुद्रगुप्त आए थे। ठीक है, उसके बाद वहीं पे आपका लगभग 185 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का जो अंत हो गया। उसके बाद 500 से 400 ईसा पूर्व में मगध शासक सत्ता में आई। मगध के बारे में हम लोग और नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे हम लोग जैन धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म का में बहुत इंपॉर्टेंस से पढ़ने वाले हैं, इसलिए आप लोग पार्ट 2 नहीं देखे, पार्ट 1 नहीं देखे, वहां देख लीजिएगा। पार्ट 1 में हम लोग मगध के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कशन किए हैं। सिकंदर के बारे में हम लोगों का सिलेबस में नहीं है, बस सिकंदर का एनसीईआरटी में पॉइंट दिया हुआ है कि वो 327 से 325 ईसा पूर्व में सिकंदर का जो है आक्रमण हुआ था। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई 1784 ईस्वी में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का गठन हुआ था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहीं पे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वीवीआई इसको कह सकते हैं, हो सकता है ये पूछ दे कि 1838 ईस्वी में प्रिंसेप ने अपनी ब्राह्मी लिपि का, यानी कि ब्राह्मी लिपि तो बोलते हैं अशोक की लिपि, ठीक है, का मतलब खोजा। और 1877 ईस्वी में कनिंघम ने अशोक के अभिलेख का एक अंश को जारी किया था। ठीक है, कब किया था भाई, 1877 को कनिंघम ने जारी किया था, और वो भी 1838 ईस्वी में प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि का मतलब निकाला। ठीक है, तो आपका चैप्टर जो है वो एंड हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग अगर लाइक नहीं की तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, एक बार जम करके शेयर कर दीजिए। चैप्टर एंड होने वाला है, और एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए अगर पहली बार है तो, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरी तरीके से तैयारी होती है। तो चैप्टर 2 हम लोग खत्म कर दिए, अब आपका चैप्टर 3 बहुत जल्दी आएंगे, बहुत मजे के साथ। अब चैप्टर 3 पढ़ेंगे हिस्ट्री का, फिर चैप्टर 4, चैप्टर 5, और सिलेबस आपका नवंबर दिसंबर तक 100% खत्म कर देंगे, कोई डाउट नहीं है। चलिए फिर मिलेंगे डाउट में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।